हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपका ABFM में जो हम बुलेट पॉइंट की सीरीज़ लेकर आए हैं उसका तीसरा पार्ट है जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हम चैप्टर नंबर 11 पर पहुँच गए हैं। बीच बीच में चैप्टर हमने स्किप भी किए हुए हैं, लेकिन मेनली काम की चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कवर करवा दे रहा हूँ। तो ये चैप्टर है आपका फ्रेंड्स एडजस्टमेंट ऑफ द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, तो हिलर मॉडल की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हिलर मॉडल से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि आपसे न्यूमेरिकल की बजाय जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज होते हैं। आजकल IIBF ये बहुत कर रहा है। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें 8 से 10 नंबर के जो है न्यूमेरिकल केवल आए थे IIBF की तरफ से। जून 2023 में ABFM में केवल 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल थे, बाकी सारा थियरी पार्ट था। इस बार देखते हैं कि कैसा पेपर आता है। तो हिलर मॉडल की अगर हम बात करें तो एन इन्वेस्टर अप्लाइज वेरियस टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के पहले आप बहुत सारी टेक्निक जो रिस्क को एनालाइज करने की होती है उसको अप्लाई करते हैं, तभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। हिलर्स मॉडल इज वन एमगेस्ट मैनी ऑफ दीज रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स। जो रिस्क को एनालाइज करने की टेक्निक्स हैं उनमें से एक जो है हिलर मॉडल भी है। हिलर मॉडल किस पर आधारित है तो वो देखिए, दिस मॉडल इज आल्सो बेस्ड ऑन NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू पर ही आधारित ये भी मॉडल होता है। प्रोफेसर फ्रेडरिक S. हिलर ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सजेस्टेड दिस मॉडल। ठीक है, तो किसने ये मॉडल दिया था? हिलर मॉडल फ्रेडरिक S. हिलर के द्वारा ये मॉडल आपको दिया गया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू पर आधारित होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने दूसरे वाले पार्ट में कवर कर लिया था। ओके, हिलर्स व्यू वाज दैट risk associated with the cash inflow is reflected in the standard deviation of the cash inflow। हिलर का व्यू ये था कि किसी कैश इनफ्लो में जो रिस्क है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन की सहायता से। किसकी सहायता से? स्टैंडर्ड डेविएशन की सहायता। ऐसा हिलर का मानना था। लेसर द डेविएशन ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू से जितना कम जो है डेविएशन होगा कैश इनफ्लो का उतना ही सुरक्षित है ना। द लेसर वुड बी द रिस्क, उतना ही कम रिस्क होगा। वाइस वर्सा उल्टा भी है, यानी कि मीन वैल्यू मान लो ये है, ठीक है, मीन वैल्यू ये है आपकी, और इससे स्टैंडर्ड डेविएशन ये कहता है कि वैल्यू कितना जो है यहाँ से वेरी करती हुई जा रही है। तो जितना कम वेरिएशन, अभी एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये है जिसमें हमारा वेरिएशन कुछ इसी हद तक जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ वाले मॉडल, ये जो मॉडल है हमारा, इसमें रिस्क कम होगा, और ये जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है उसमें रिस्क ज़्यादा होगा। ऐसा मानना था किसका? हिलर का। ओके, उसके बाद में ही आर्ग्यूड दैट फॉर रिस्क एनालिसिस वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मे बी ऑब्टेन्ड थ्रू एनालिटिकल डेविएशन ऑफ द कैश इनफ्लो। तो इनका मानना था कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें किसका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो भी आपको नेट कैश इनफ्लो आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके अगर हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें तो हम रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, ये इनका कंसिडरेशन था। फिर उन्होंने दो चीज़ें बताई कि जो है 2 केसेस कैन बी कंसिडर फॉर सच एनालिसिस। ऐसी स्थिति में 2 केस कंसिडर किए सकते हैं। पहला, जो भी कैश फ्लो आ रहा है उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, रैंडम सा है, जैसे कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी 12, कभी 6, कभी 35, रैंडम सा है, कोई भरोसा नहीं है। और एक कोरिलेटेड हो सकता है कि इस साल 20 था, नेक्स्ट ईयर 22 हुआ, अगले साल 24 हुआ है, फिर 30 हुआ, फिर 35 हुआ, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन चल रहा है, रैंडम सा नहीं है। तो 2 सिचुएशन है, कोई कोरिलेशन नहीं कैश इनफ्लो में या कैश फ्लो में, और दूसरा जो है परफेक्ट कोरिलेशन है कैश फ्लो में। 2 केसेस हो सकते हैं। व्हेन कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट ईयर आर परफेक्टली कोरिलेटेड, जब डिफरेंट ईयर के कैश फ्लो जो है परफेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उस केस में द बिहेवियर ऑफ कैश फ्लो इन ऑल ईयर से अलाइक। तो उस केस में क्या होगा कि कैश फ्लो का बिहेवियर एक जैसा होगा सभी वर्षों में, अगर जो है कोरिलेटेड हैं तो। अगर वो कोरिलेटेड नहीं है, if they are not correlated, it implies that cash inflow in any particular year will be independent of the cash inflow in any other year during the life of the project। लेकिन अगर वो कोरिलेटेड नहीं है तो किसी भी ईयर का कैश फ्लो किसी दूसरे ईयर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इनका कहने मतलब ये था।
ध्यान रखिएगा, ये बारीक बारीक से पॉइंट हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी पर ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि हिलर मॉडल के हिसाब से अगर कैश इनफ्लो को रिलेटेड नहीं है तो क्या होगा। वो पूछेंगे जो कैश इनफ्लो है पर्टिकुलर ईयर का वो इंडिपेंडेंट होगा कैश इनफ्लो अदर ईयर से, डिपेंडेंट होगा, या उठा करके ये बोल देंगे कि बिहेवियर ऑफ कैश आउटफ्लो इन ऑल ईयर अलाइक होगा, एक जैसा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं इससे। फिर आता है आपका डिसीजन ट्री एनालिसिस की बात कर लेते हैं। डिसीजन ट्री एनालिसिस, डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या होता है, पेड़ क्या होता है, यही है अपना जो है, देखिए इसमें शाखाएं होती हैं, राइट, ऐसे शाखाएं निकली हुई होती हैं और उसके बाद में कुछ इस तरीके का ये पेड़ बना होता है, जड़ है, तना है, इधर पत्तियां निकली हुई हैं, वही है डिसीजन ट्री। तो देखिए डिसीजन ट्री मेथड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल आउटकम विथ देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी अटैच टू ईच डिसीजन। तो डिसीजन ट्री मेथड जो होता है, डिसीजन का ट्री, एक पेड़ बना रहे हैं, कल्पना वही करिए, एक पेड़ बनाएंगे, ग्राफिकली एक पेड़ बनाएंगे जिसमें सारे आउटकम और उनकी पॉसिबिलिटी दी हुई होगी हर एक डिसीजन की, एक एक डिसीजन की। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चीज़ें क्लियर होंगी। सो देयर आर टू एलिमेंट्स इन डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्रांच होती है, दूसरा नोड होता है, ठीक है। अब देखिए डिसीजन ट्री अगर हम बनाएं, ये पेड़ हो गया, तो यहाँ पर एक ये ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, और हर एक ब्रांच में एक नोड होगा। ये जो गोल बना रहा हूँ ये नोड हो गया, दिस इज योर ब्रांच, दिस इज योर नोड, ये भी नोड है, ये भी ब्रांच है, ये ब्रांच हो गई, ये नोड हो गया, ठीक है। तो ब्रांच क्या होती है, व्हिच रिप्रेजेंट ए डिसीजन। ब्रांच जो होती है डिसीजन ट्री में वो एक निर्णय को रिप्रेजेंट करती है कि मुझे ये निर्णय लेना है या ये निर्णय लेना है, मैं आईफोन खरीदूं या मैं कोई एंड्रॉयड का फ़ोन खरीदूं, तो दो ब्रांचेज बन गई। तो जो आपका डिसीजन है वो ब्रांच के तौर पर, दिस इज अबाउट कि मुझे आईफोन लेना चाहिए और दिस इज अबाउट मुझे एंड्रॉयड खरीदना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर मैं एफडी करूँ या म्यूचुअल फंड में डालूँ, ये भी कह सकते हैं, ओके। व्हिच, ठीक है, विच इज़ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जो ब्रांच होती है फ्रेंड्स वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके निर्णय को, और निर्णय जो होता है आपका वो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होता है, आपका विकल्प है कि ये सेलेक्ट करें या वो सेलेक्ट करें। नोड जो होता है वो एट द एंड ऑफ ब्रांच होता है, ब्रांच के एंड में नोड बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए नोड बने हुए होते हैं। व्हिच रिप्रेजेंट्स रिवार्ड फॉर डिसीजन अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी अटैच विद द रिवार्ड। यानी कि जो नोड होता है वो ये बताता है कि अगर हम ये निर्णय लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, यदि हम आईफोन खरीदते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, यदि हम एफडी करवाते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, वो ये नोड बताता है। साथ ही साथ उस बात में प्रोबेबिलिटी कितनी जुड़ी हुई है, जो हम सोच रहे हैं मैं एफडी करवाऊंगा तो मुझे कितना जो है इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ जुड़ी होती है। साथ ही साथ में इस तरीके के म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करता हूँ, मान लो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे हो सकता है 12 से 13% रिटर्न मिले, लेकिन 12 से 13% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी इसके साथ दी हुई होती है। यहाँ पर यही बात कही गई है। एग्जाम्पल से देखते हैं, अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू सेलेक्ट आइदर प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। एक फाइनेंस मैनेजर है जिसको बी या ए दोनों प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। रिवार्ड ऑफ द प्रोजेक्ट ए, यानी प्रोजेक्ट ए का रिवार्ड क्या है, रिवार्ड मैंने आपको बताया था जो नोड होते हैं उन्हें ही हम रिवार्ड कह देते हैं, ठीक है। ये रहा आपका प्रोजेक्ट ए, ये मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। तो बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट ए है उसका रिवार्ड, मतलब रिवार्ड जो प्रोजेक्ट ए है उसकी, यानी कि रिवार्ड मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख है। कितनी है, ए की 5 लाख रुपीज़ है, होप है कि आपको ये दिख रहा होगा, 5 लाख है, और प्रोबेबिलिटी इसके साथ अटैच है 40% की, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। इसी तरीके से दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें रिवार्ड है 4 लाख रुपीज़ का, और उसके साथ में प्रोबेबिलिटी जो अटैच है वो 40% की अटैच हो गई है, ओके। इट इज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाई ए सिंपल डिसीजन ट्री विच हैज़ ओनली 2 ब्रांचेज। अब यही ग्राफिकली जो है एक पेड़ बना दीजिए जिसमें से 2 ही जो है ब्रांच होंगी, ओके। फर्स्ट ब्रांच रिप्रेजेंट द डिसीजन टू गो फॉर प्रोजेक्ट ए। जो पहली ब्रांच होगी वो कहेगी ए में चले जाओ, ए प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो। दूसरी ब्रांच जो होगी वो कहेगी प्रोजेक्ट बी के लिए चले जाओ। जो नोड होंगे एट द एंड ऑफ ईच ब्रांच वो रिजल्ट बताते हैं, आउटकम की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और साथ ही साथ उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड है उसके बारे में भी आपको ये बता देते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। द डिसीजन ट्री विल फर्दर ग्रो। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो डिसीजन ट्री है वो आगे भी ग्रो कर जाएगा। देखिए एक डिसीजन, दूसरा डिसीजन, तीसरा भी डिसीजन हो सकता है, चौथा भी डिसीजन हो सकता है, इवन हो सकता है यहाँ पर आकर के आप 2 डिसीजन और ले लें, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये जो ट्री है, या हो सकता है यहाँ पर इस ब्रांच में आपने 3 डिसीजन और ले लिए, तो ये ट्री ग्रो करता रहता है। वही बोल रहे हैं कि डिसीजन ट्री विल फर्दर ग्रो, देयर विल बी मोर ब्रांचेज इमिनेटिंग फ्रॉम द नोड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच।
यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड जो ब्रांचेज हैं इनके नोड से और भी ब्रांचेज निकलेंगी अगर हम अपना डिसीजन बदलते जाएंगे। ओके, अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद ईच डिसीजन, अगर हर एक जो है डिसीजन के साथ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है तो इसमें और ब्रांचेज निकल आएंगी और भी नोड बन जाएंगे। एज फर्दर अनसर्टेनिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट द डिसीजन ट्री विल ग्रो बिगर एंड बिगर, जैसे जैसे अनसर्टेनिटी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका जो डिसीजन ट्री है वो और बड़ा होता चला जाएगा। द मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड द फैक्टर टू टेक इनटू अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है, वो चीज़ डिसाइड कैसे होती है कि जो प्रोजेक्ट है उसका साइज क्या है और जो प्रोजेक्ट है उसका इंपॉर्टेंस आपके लिए कितना मायने रखता है, उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, अबव प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्री इज कॉल्ड ड्राइंग। जो हमने ये प्रोसेस किया, ये अभी तक जो ये हमने बनाया पूरा ऐसे ब्रांचेज नोड्स ये सारी चीज़ें, या इस नोड से फिर फर्दर जो है ब्रांचेज हमने निकाली, ये जो हम काम कर रहे हैं इसके लिए क्या बोल रहा है कि इस प्रोसेस को हम ड्राइंग या डेलिनेटिंग कहते हैं। ओके, डिसीजन ट्री का ड्राइंग क्रिएट किया हमने, ये पहला स्टेप होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ 2 स्टेप इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस ऑफ डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस में दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आपको ड्राइंग करना, सो हियर इज द ड्राइंग। ये अभी तक जो बातें की वो ड्राइंग का हो गया। अब दूसरा है हमें इवेल्युएट करना होगा इन स्टेप्स के आउटकम को। ठीक है, तो ड्राइंग हमने समझ ली। अब द अदर स्टेप इज इवेल्युएटिंग द आउटकम, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना। दिस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट ब्रांच ऑफ द ट्री टिल वी कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्री। ये कहाँ से शुरू होता है, आखिरी ब्रांच जो है वहाँ से शुरू करिए और तब तक नीचे आते रहिए जब तक कि जो है एकदम जो है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर ट्री के ना जाए, जड़ पर ना पहुंच जाए। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन सिनारियो एनालिसिस द वे टू इवेल्युएट सिचुएशन। सिनारियो एनालिसिस में ये बताया गया है कि सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया जाता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, उसी जो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ था कि 5 लाख रुपए जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू है और 40% उसके साथ प्रॉबिलिटी एसोसिएटेड है। दूसरा केस था, एक दूसरा डिसीजन था 4 लाख रुपए का, उसके साथ 60% प्रॉबिलिटी एसोसिएटेड थी। तो अगर हम फाइनल नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो 5 लाख के साथ 40% की प्रॉबिलिटी है और प्लस जो है 4 लाख के साथ में 60% की प्रॉबिलिटी है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 2 लाख रुपए और ये हो जाएगा 2.4 लाख रुपीज़। टोटल जोड़ेंगे तो 4.4 लाख रुपीज़ हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन एक नंबर में यही वाला उठा करके रख देते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत 2 लाइन में लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं दे पाते हो और ये क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे देखिए ABFM में हमने बाकायदा जो है वो पढ़ा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, कंट्रीब्यूशन का कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का पूरा फंडा पढ़ा हुआ है। लेकिन ये चीज़ जो है वहाँ भी है, ABM में भी है, बहुत थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है और इससे न्यूमेरिकल उन्होंने बनाया था। वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये वाला न्यूमेरिकल वहाँ पूछा गया है, ABM में पूछा गया है। अब कई लोग सोचेंगे सर ये ABFM का टॉपिक है, लेकिन अगर आप ABM की बुक देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत हार्डली जो है आधे पेज में उस चीज़ को कवर करके दिया पर वहाँ से न्यूमेरिकल उठा दिया। तो ये लोग कई बार ये करते हैं कि बिल्कुल 2 लाइनों में इतनी बात लिखी हुई है बुक में, ठीक है, आप ध्यान नहीं दोगे इसको, यही उठा के रखेंगे वहाँ पर कि अब ये बताओ, क्योंकि हम तो पढ़े हुए हैं, IRR पढ़ा हुआ है हमने, पेबैक पीरियड पढ़ा हुआ है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पढ़ा हुआ है, हमने बड़ी बड़ी चीज़ें सब समझी हुई हैं, छोटी चीज़ें छूट जाती हैं और ये वहीं ध्यान देते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड के बारे में बात करेंगे। व्हेन वी फेस अनसर्टेनिटी और आर्ट्स व्हाइल एक्सपेक्टिंग सर्टेन रिजल्ट, इट इज पॉसिबल दैट बी में प्रेफर सर्टेनिटी एंड सेटल डाउन फॉर अ लोअर रिटर्न। समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो एक जगह पर 1 लाख इन्वेस्ट करने से 10% का रिटर्न मिलेगा, एक दूसरी जगह पर 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने से आपको हो सकता है मान लो 15% का रिटर्न मिलेगा। तो ना हम इस विकल्प को चुनेंगे ना इस विकल्प को चुनेंगे, एक अपनी लिमिट बना लेंगे कि हम इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, हम 25 या 30,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और केवल 8% का रिटर्न ले लेंगे। ये होता है सर्टेनिटी। तो यही बोल रहा है कि जब हमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी हम फेस करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सर्टेनिटी और सेटल डाउन हो जाते हैं लोअर रिटर्न की तरफ। सर्टेनिटी रखना चाहते हैं और लोअर रिटर्न की तरफ चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि हम जो है 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें और 11% का रिटर्न ले लें, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और 20% का रिटर्न ले लें। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और 11% का रिटर्न लेंगे। दूसरा कहता है कि आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे, 100 के इन्वेस्ट करेंगे और बदले में आपको कितना 20% का रिटर्न मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे ना,
अब देखो यहाँ 10,000 इन्वेस्ट करना है, यहाँ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, भले ही ये 20,000 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बीच की प्लेस लेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि हम 25,000 30,000 रुपये ही इन्वेस्ट करेंगे और रिटर्न भी इससे कम ले लेंगे। तो वही बोल रहा है कि बोथ लुक गुड, हमें दोनों विकल्प अच्छे लग रहे हैं कि 10,000 इन्वेस्ट करके 11% आ रहा है और वहाँ 1 लाख इन्वेस्ट करके आ रहा है, तो विकल्प दोनों ठीक हैं। लेकिन वी में सेटल डाउन फॉर सर्टन रिटर्न ऑफ से 10% ऑन एनी इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सीडिंग 25,000। तो हमारा मन करता है कि हम 25,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। शेयर मार्केट की बात कर लीजिए, शेयर मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट करोगे 20% रिटर्न आएगा। तो हम क्या करेंगे, भैया ना हमको ये चाहिए ना वो चाहिए, हम ऐसा करेंगे सिर्फ 25,000 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं करूँगा और मुझे जो है ज़्यादा रिटर्न की जरूरत नहीं, तुम 10% दे दो तो भी मेरा काम हो जाएगा, ना 11 दो और ना 20 दो। दैट इज सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन या सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, यही होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। दिस मेथड डील विद द वेरिएबिलिटी ऑफ द आउटकम। This method deal with the variability of outcomes and our attitude toward risk, and we decide about the amount of return which is equivalent to certainty। मतलब हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम सर्टेनिटी चाहते हैं, अनिश्चितता की तरफ नहीं भागते हैं। अभी भी एफडी एक बेहतर विकल्प माना जाता है। आप कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लीजिए कि एसआईपी अच्छा है, एसआईपी इज गुड, आजकल सभी कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए एफडी आप बैंकों में जा करके देखिए भरी पड़ी है। ओके, फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द अबव फार्मूला वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। फॉर दिस, इसके लिए वी हैव टू नो द प्रोबेबिलिटी अटैच टू ईच सेट ऑफ कैश इनफ्लो एंड दैट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो विथ हाई सर्टेनिटी व्हिच इज एक्सेप्टेबल फॉर द प्रोजेक्ट। तो हमें इसके लिए 3 चीज़ें जानने की जरूरत होती है, वही कि मतलब कौन कौन से विकल्प हमारे पास हैं और उसके साथ क्या प्रोबेबिलिटी अटैच है। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया है कि 10,000 रुपये आपको मिलेगा, उसके साथ प्रोबेबिलिटी 0.6 की अटैच है। इसी तरीके से दूसरा जो ऑप्शन है उसमें 15,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या इनफ्लो मिलेगा आपको, जिसमें 0.4 की प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है। और या फिर जो है आपके पास में एक हाई सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता है, इसमें निश्चितता कम है, 11,000 रुपये आपको सर्टेन है कि मिल जाएगा। ये तीसरा केस है। वही जो ये यूँ समझ लीजिए ये 10,000 रुपये हैं, ये आपका जो ये दूसरा है ये 1 लाख रुपए वाला है, और ये जो हमने 25,000 रुपये पर डिसाइड किया कि हम 25,000 रुपये इन्वेस्ट करके 10% रिटर्न लेंगे, वो वाली बात हो गई। ठीक है, तो इस केस में सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो आपका सर्टेन है कि मुझे 11,000 रुपये रिटर्न मिलेगा उसको ऊपर रख दीजिए, और जो अनसर्टेन है जिसके साथ में प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है उसको यहाँ नीचे रखिए। तो देखिए हमारे में क्या अटैच है, 10,000 रुपये पर 0.6 की प्रोबेबिलिटी है, तो 10K पर 0.6 की प्रोबेबिलिटी अटैच है। इसी तरीके से दूसरा है 15,000 रुपये पर 0.4 की, 15,000 रुपये पर 0.4 की प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है। दोनों को कर लीजिए आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 6 और ये भी हो जाएगा 6,000। ठीक है, तो 12,000 रुपये हो गए, तो 11,000 अपॉन 12,000 आ जाएगा। ठीक है, 11,000 अपॉन 12,000 आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 0.92 आ जाएगा। तो हमारा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट कहता है 0.92 का। मतलब कहने का ये हुआ कि हम 92% चांस है कि जो हम इरादा रखते हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड डज नॉट एज्यूम दैट रिस्क इंक्रीजेज विद द टाइम एट ए कांस्टेंट रेट। इसकी एक निगेटिव बात है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड की कि ये जो है ये नहीं एज्यूम करता कि रिस्क जो इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से विद द टाइम, रिस्क कांस्टेंट नहीं इंक्रीज करता है, ये अच्छी चीज़ है इसकी। देयरफॉर कॉन्सेप्चुअली बेटर देन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट। तो ये रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट से अच्छा होता है, क्योंकि जो रिस्क है उसको कांस्टेंट रेट पर ये एज्यूम करके नहीं चलता है। In certainty equivalent method, each year certainty equivalent coefficient is calculated based on the level of risk characteristics that particular year's cash flow। तो certainty equivalent coefficient यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, हर साल के कैश फ्लो के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा वो जो है चैप्टर नंबर 11 निपट गया है फ्रेंड्स। अब हम चैप्टर नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टॉक एंड डेट अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, स्टॉक एंड डेट अप्रोच की। स्टॉक का मतलब शेयर होता है, डेट का मतलब कर्जा होता है। ओके, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। व्हेन अ कंपनी सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड ऑन पब्लिक एक्सचेंज, जब भी किसी कंपनी की जो सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर होते हैं, वो पब्लिक एक्सचेंज पर जैसे NSE या BSE पर जो है ट्रेड होती हैं, द वैल्यू ऑफ द कंपनी कैन बी डिटरमाइंड बाय सिंपली एडिंग अप द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द कंपनीज आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी। तो उस केस में अगर आपको कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू पता करनी है तो क्या करिए, जितने भी उसके शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, उसको उसकी करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए रिलायंस का शेयर 100 रुपये का बिक रहा है और उसके पास 1 करोड़ शेयर मार्केट में अभी
खरीद बेचे जा रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो 1 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 करोड़, तो ये कंपनी की वैल्यूएशन निकल करके आ गई, यही बात बोली गई है। अप्रेजर ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथोडोलॉजी दैट दे रेफर टू एज स्टॉक एंड डेट अप्रोच। तो अप्रेजर क्या होते हैं, जिन्हें मूल्यांकन करना होता है, वो एक सीधा साधा तरीका यूज करते हैं जिससे स्टॉक एंड डेट अप्रोच कहा जाता है, यानी कि हम स्टॉक भी लेंगे और प्लस कर्जा जो है उसको भी जोड़ देते हैं, कुल मिला के ये है। जैसे अभी मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया, 100 रुपए का एक शेयर है, 1 करोड़ शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, तो 100 करोड़ रुपए तो शेयर की वैल्यू हो गई, और मान लो इन्होंने मार्केट से 500 करोड़ का लोन लिया हुआ है, तो इसको भी जोड़ दीजिए, तो कंपनी की जो वैल्यूएशन निकल कर आएगी 600 करोड़ निकल कर आएगी। बस यही इतनी बात हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। अनदर नेम फॉर दिस स्ट्रेटजी इज मार्केट बेस्ड अप्रोच, इसके लिए दूसरा नाम मार्केट बेस्ड अप्रोच भी होता है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, एक BML लिमिटेड कंपनी है, 31 मार्च 2022 को कंपनी के 25 करोड़ शेयर हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं, खरीदे बेचे जा रहे हैं। मार्केट वैल्यू जो है इससे कितनी निकल करके आ रही है, इस 25 करोड़ शेयर से 3000 करोड़ रुपए निकल करके आ रही है, 120 रुपए का प्राइस होने की वजह से। 25 करोड़ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो ये 3000 करोड़ रुपए निकल करके आ जाएंगे, ओके। इसके अलावा कंपनी के पास जो कर्जा है उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 1100 करोड़ रुपए का है, तो 3000 करोड़ रुपए ये हो गए और 1100 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, तो 4100 करोड़ रुपए कंपनी की वैल्यूएशन हो गई। वही बात यहाँ पर बताई गई है, देखिए, है ना। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट वर एडेड टुगेदर, टोटल फर्म की वैल्यू 31 मार्च 2022 को 4100 करोड़ रुपए निकल करके आती है। डेट प्लस इक्विटी प्लस डेट दोनों आपको जोड़ना होता है, वो या उसी के लिए टर्म स्टॉक प्लस डेट कह लीजिए, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ चल रही है, ओके, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 19 में आ गए हैं, ये है आपका हाइब्रिड फाइनेंस के बारे में, हाइब्रिड फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ 1 मिनट ना, जैसे ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स जो है आपका, ठीक है, तो उसके बाद में आप देखोगे पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 2 और 3 जो है उसमें न्यूमेरिकल है, वो हम अगले लेक्चर में कवर कर देंगे, न्यूमेरिकल अलग से करवा दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पार्ट 4 है, उसके बाद में फिर पार्ट 5 है आई थिंक यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है, यहाँ से मैं करता हूँ, पहले पार्ट 5 कवर कर देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं कि हाइब्रिड फाइनेंस एक्चुअली होता क्या है, ओके। तो हाइब्रिड फाइनेंस पहले देख लेंगे यहाँ पर। तो हाइब्रिड फाइनेंस क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं, कुछ और जो काम की बातें हैं वो समझेंगे, 3-4 पॉइंट्स हैं। हाइब्रिड फाइनेंस क्या होता है, देखिए टू स्ट्रीम फाइनेंस अवेलेबल जो होते हैं वो होते हैं इक्विटी और डेट। बैंक यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैसे अरेंज करने के 2 तरीके हैं, एक आप शेयर अपना रिलीज कर दीजिए, और दूसरा तरीका है आपके पास में कि आप क्या करिए, अपने कर्जे ले लीजिए। तो 2 विकल्प हैं, इन दोनों के बीच का जो रास्ता होता है वही हाइब्रिड फाइनेंस कहलाता है फ्रेंड्स, ओके। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वही हाइब्रिड फाइनेंस है। इन द मिडिल ऑफ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंस व्हिच कैन बी थॉट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट इज देयर मेकअप, यानी कि हाइब्रिड फाइनेंस में डेट भी आएगा इक्विटी भी आएगी, दोनों के फीचर एक साथ आ जाते हैं, तो उसे ही हाइब्रिड फाइनेंस कह लेते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल, वारंट, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, इन्वेंटिव हाइब्रिड्स आर सम ऑफ द की फॉर्म ऑफ हाइब्रिड फाइनेंसिंग। तो ये हाइब्रिड फाइनेंसिंग के कुछ एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन यही पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा हाइब्रिड फाइनेंसिंग नहीं है, हाइब्रिड फाइनेंसिंग का विकल्प नहीं है। तो प्रेफरेंस कैपिटल, वारंट, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, इन्वेंटिव हाइब्रिड्स, ये सारे जो है हाइब्रिड फाइनेंस के विकल्प हैं। अ हाइब्रिड सिक्योरिटी इज कंसिडर टू बी इनोवेटिव इफ द रिवार्ड ऑफ द सिक्योरिटी इज कनेक्टेड टू सम जनरल इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, कमोडिटी इंडेक्स। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी को इनोवेटिव तब कहा जाता है जब उसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है जो आ रहा है, वो किसी न किसी वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट से जुड़ा हो, चाहे एक्सचेंज रेट से, चाहे कमोडिटी इंडेक्स वगैरह से जुड़ा है। अगर इन पर डिपेंड करके उसका रिजल्ट आ रहा है तो उस हाइब्रिड सिक्योरिटी को हम इनोवेटिव सिक्योरिटी कह सकते हैं। परपेचुअल PNCPS के बारे में बात कर लेते हैं, इससे मुझे उम्मीद लगती है कि आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। PNCPS, ठीक है, परपेचुअल नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। परपेचुअल मतलब हमेशा चलता रहेगा, जैसे नदियाँ होती हैं परपेचुअल होती हैं, हमेशा बहती रहेंगी, आदिकाल से बहती आ रही हैं। नॉन कुमुलेटिव मतलब पैसा इकट्ठा नहीं होगा, यानी एरियर जो मिलेगा वो मिलेगा ही नहीं। अगर इस साल जो है 10 रुपये का जो है वो देना था, मान लीजिए डिविडेंड देना था कंपनी को, और वो नहीं दे पाई, तो अब आप दावा नहीं कर सकते अगले साल अगर वो 12 दे पाएगी तो देगी, नहीं तो ये 10 रुपये के लिए आप दावा नहीं कर सकते। नॉन कुमुलेटिव है, अगर कुमुलेटिव होता तो 10 ये भी देती और 12 इस महीने का, इस साल का भी देती, तो 22 रुपये आपको मिल जाते। कुमुलेटिव ये होता है, ओके। तो नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में PNCPS इज प्रेफरेंस शेयर, पहली बात ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं और इट इज नॉन कुमुलेटिव, सो एरियर विल नॉट बी पेड, ओके। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है प्रेफरेंस शेयर है,
यहाँ लिखा ही है। ओके, उसका ये नॉन कम्युलेटिव है और साथ ही साथ में एरियर जो है यहाँ पर नहीं पे किया जाएगा। सो एरियर विल नॉट बी पेड होगा। ओके, सो एरियर विल नॉट बी पेड। PNCPS इज इशूड बाय इंडियन बैंक एज पार्ट ऑफ एडिशनल टायर 1 कैपिटल। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, PNCPS को एडिशनल टायर 1 कैपिटल के तौर पर इशू किया जाता है। BFA में क्वेश्चन था काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर CCCB है ना, CCCB यानी काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर जो होता है वो किसका पार्ट होता है, वो भी जो है फ्रेंड्स 81 एडिशनल टायर 1 के ही तौर पर मेंटेन किया जाता है। तो PNCPS जो है एडिशनल टायर 1 के रूप में इशू किया जाता है। ठीक है, PNCPS रुपए में इशू किया जाता है, फॉरेन करेंसी में नहीं किया जाता है। PNCPS 81 में एक्सीड नहीं कर सकता 1.5% ऑफ RWA। जितना भी बैंक का रिस्क वेटेड एसेट है उसके 1.5% से ज़्यादा आप PNCPS को इशू नहीं कर सकते 81 में। एडिशनल टायर 1 का मान लो जो स्ट्रक्चर है उसमें 1.5% से ज़्यादा PNCPS नहीं हो सकता, लेकिन मान लो हमने इशू किया 1.5% से ज़्यादा इशू कर दिया है तो जो एक्सेस PNCPS होगा उसे टायर 2 कैपिटल का पार्ट मान लिया जाएगा अगर इफ़ लेस देन 2% ऑफ RWA। ठीक है, लेकिन वो जो है 2% से कम होना चाहिए। कहने मतलब जो है टायर 1 में 1.5% मैक्सिमम हो सकता है और टायर 2 में मैक्सिमम 2% जो है PNCPS को यूज किया जा सकता है। RWA कितना मेंटेन करना होता है हमारे देश में, 9% का करना होता है। इंटरनेशनल स्तर पर RWA 8% है, इंडिया में कितना परसेंट है, 9% का है। ओके, उसके बाद में एक और पॉइंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं FII होते हैं आपके, कैन इन्वेस्ट अप टू 40% ऑफ द इशू, यानी कि जो PNCPS आपने इशू किया है उस अमाउंट का मैक्सिमम 49%। मान लो एक बैंक ने 100 रुपये का PNCPS इशू किया है, एक एग्जांपल, या 100 करोड़ का PNCPS इशू किया है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैक्सिमम 49 करोड़ रुपए यानी 49% तक ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जबकि ईच इन्वेस्टर, ये पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब सारे FII मिला करके टोटल 49% खरीद सकते हैं और केवल एक फॉरेन इन्वेस्टर केवल 10% खरीद सकता है। यानी मान लो मैं फॉरेन में हूँ और मुझे किसी बैंक के 100 करोड़ रुपए के PNCPS इशू किए हैं उसने, तो मैं मैक्सिमम क्या 50 करोड़ रुपए के PNCPS खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता। 10% की लिमिट है, तो मैं मैक्सिमम जो है 100 करोड़ का 10% 10 करोड़ रुपए खरीद सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से NRI भी, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, यहाँ NRI की बात हो रही है। NRI जो है सारे NRI मिलके मैक्सिमम 24% खरीद सकते हैं, अकेला NRI केवल 5% खरीद सकता है। तो जैसे मैं यहाँ कह रहा था FII तो मैं हूँगा नहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मैं NRI ही रहूँगा, तो NRI जो है मैक्सिमम 5% खरीद सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा मतलब पूछे जाने के चांसेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइब्रिड फाइनेंस, मैंने बेसिक आपको बताया। अब ऊपर चलते हैं और ये देख लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट कन्वर्जन रेशियो की बात कर लेते हैं। कन्वर्जन रेशियो और कन्वर्जन प्राइस, इस पर आधारित टर्मिनल क्वेश्चन भी है, अगर आप चाहें तो वो देख लीजिएगा। द कन्वर्जन रेशियो ऑफन नोन एज CR, कन्वर्जन रेशियो को किस नाम से जानते हैं, CR से जानते हैं। इज मोस्ट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्टिबल एसेट, जो एसेट कन्वर्टिबल होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्टिबल एसेट क्या होते हैं, कन्वर्टिबल एसेट वो होते हैं फ्रेंड जो कि कन्वर्ट होते हैं। जैसे कोई डिवेंचर है, ठीक है, वो बाद में, या कोई वारंट है, वो क्या होगा, बाद में शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, शेयर में। एक डिवेंचर के बदले में हो सकता है 5 शेयर 10 शेयर, जैसा एग्रीमेंट हुआ हो। तो ऐसे जो है ऐसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्टिबल एसेट बोल देते हैं। उनमें जो है कन्वर्जन रेशियो मायने रखता है। दिस रेशियो कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज फॉर वन डिवेंचर अपॉन कन्वर्जन। जब आप कन्वर्जन करेंगे तो एक डिवेंचर के बदले में कितने शेयर आपको मिलेंगे, वही चीज जो है कन्वर्जन रेशियो बताता है। एक डिवेंचर के बदले में हाउ मैनी शेयर्स यू कैन गेट, ये जो है आपका क्या हो जाता है फ्रेंड, यही आपका कन्वर्जन रेशियो CR होता है। अ नंबर दैट इज रिलेटेड टू दिस वन इज कॉल्ड कन्वर्जन प्राइस। जिस प्राइस पर ये काम होता है उसे कन्वर्जन प्राइस कहते हैं। अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नॉट टू वरी। ओके, इसे जो है जो कन्वर्जन प्राइस उसे लेटर कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, लेटर कैपिटल P से। द कन्वर्जन प्राइस इज द प्राइस पर शेयर। कन्वर्जन प्राइस क्या होता है, प्राइस पर शेयर दैट होल्डर रियली पेज व्हेन द कन्वर्जन टेक प्लेस। कन्वर्जन प्राइस क्या होता है, अब ये क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि कन्वर्जन प्राइस क्या होता है। प्राइस पर शेयर दैट होल्डर रियली पेज व्हेन द कन्वर्जन टेक प्लेस, प्राइस पर शेयर व्हिच होल्डर डज नॉट पे, ऐसे करके क्वेश्चन बना सकते हैं।
IIBF है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, या मुझे टाइम दीजिए तो मैं भी क्वेश्चन बना के दे दूंगा। लेकिन समझने की बात है कि कन्वर्जन प्राइस क्या प्राइस होता है, वो प्राइस जो होल्डर को पे करना पड़ता है जब कन्वर्जन टेक प्लेस करता है हर एक प्राइस के, हर एक शेयर के बदले में, हर एक शेयर के बदले में। एक एग्जांपल देखें तो आपको कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन प्राइस दोनों समझ में आएगा। पहला है जनवरी 2016 में AB लिमिटेड ने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए जिनकी पार वैल्यू 100 रुपये थी। ध्यान रखिएगा, पार वैल्यू इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए। पार वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये। हर एक मतलब डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपये थी। द होल्डर ऑफ डिवेंचर हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट 1 डिवेंचर इनटू 5 इक्विटी, यानी कि जो डिवेंचर होल्डर है उसको मौका दिया गया कि एक डिवेंचर के बदले में आपको 5 इक्विटी शेयर मिल सकते हैं किसी भी समय मेच्योरिटी से पहले। ठीक है, मेच्योरिटी से पहले 1 जनवरी 2022 को मेच्योरिटी होगी, 16 में इशू हुआ है, तो 5 साल के अंदर में कभी भी तुम चाहो तो कन्वर्ट करा सकते हो। एक डिवेंचर तुम्हारे पास होगा तो हम 5 शेयर आपको देंगे। ओके, तो यही जो एक डिवेंचर के बदले में 5 शेयर मिल रहा है, इसी को ही कन्वर्जन रेशियो कहते हैं। तो हमारा कन्वर्जन रेशियो कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़। कितना हो जाएगा? सॉरी 5 रुपीज़ कहना, सॉरी, कन्वर्जन रेशियो कितना हो जाएगा? इक्वल टू 5 हो जाएगा। और पार वैल्यू कितनी की है डिवेंचर की? 100 रुपये की, यानी एक डिवेंचर 100 रुपये का है, लेकिन उसके बदले मुझे कितने शेयर मिले? 5 शेयर। तो एक शेयर कितने का मुझे पड़ा? 20 रुपये का। यही आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, कन्वर्जन रेशियो। और ये जो आपने निकाला कन्वर्जन प्राइस, या इसी को सिर्फ सिंपली पी से, है ना, कन्वर्जन प्राइस कहते हैं। ओके, तो यही बात यहाँ समझाई गई है। दिस रिजल्ट इनटू कन्वर्जन रेशियो ऑफ 5 डिनोटेड बाई CR। कन्वर्जन रेशियो 5 कैसे आया? एक डिवेंचर के बदले में कितने शेयर मिल रहे हैं, वही कन्वर्जन रेशियो होता है। 1 डिवेंचर इक्वल टू डैट नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर हैं? 5, कन्वर्जन रेशियो इक्वल टू 5। फिर पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। कितने में बेचा जा रहा है फ्रेंड्स, वो ध्यान रखिएगा, बेचने वेचने से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पार वैल्यू से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? पार वैल्यू से मतलब होता है। अगर यहीं पर कहता कि 100 रुपये का है, लेकिन जो डिवेंचर है वो मौके पर जो है 150 रुपये में ट्रेड हो रहा है, मान लीजिए 150 रुपये में बेचा जा रहा है, मुझे मतलब ही नहीं कितने में बेचा जा रहा है, मुझे सिर्फ पार वैल्यू से मतलब, वो 100 रुपये पकड़ के बैठी, वो डेटा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ओके, पार वैल्यू 100 रुपये है, उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका कन्वर्जन रेशियो है, उससे पर शेयर का प्राइस 20 रुपये आपको निकल कर आ जाता है। द कन्वर्जन प्राइस इज इक्वल टू पार वैल्यू ऑफ द डिवेंचर डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ शेयर रिसीव विच इज इक्वल टू 20। वही बात मतलब लैंग्वेज में लिखी हुई है कि जो पार वैल्यू है 100 रुपये, उसी को डिवाइड कर दीजिए किससे? नंबर ऑफ शेयर 5 हैं, उनसे डिवाइड कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। यही आपका कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन प्राइस होगा। टर्मिनल वैल्यू में मतलब जो ये चैप्टर है हम 19 नंबर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें टर्मिनल क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको जरा सा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं अगले लेक्चर पर। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था फ्रेंड्स। ओके, 2 क्वेश्चन इसी स्लाइड से आए हुए हैं। इसमें ये है कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में कंपनीज एक्ट के जो कुछ सेक्शन हैं उनकी बात हो रही है। ओके, तो सेक्शन 43 क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 43 कहता है कि किस जो कंपनी होती है लिमिटेड बाई शेयर, वो किस तरीके के जो है शेयर इशू कर सकती है, कितने तरीके के, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ शेयर दे कैन इशू। तो 2 तरीके के, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 तरीके के जो है शेयर ये इशू कर सकते हैं पूंजी अरेंज करने के लिए। इक्विटी शेयर नॉर्मल वाला होता है, प्रेफरेंस शेयर आपका जिसमें प्रायोरिटी प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो सेक्शन 43 सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 43 क्या कहता है कि कंपनियां जो कि लिमिटेड बाई शेयर हैं वो कितने तरीके से कैपिटल अरेंज कर सकती हैं? 2 तरीके के, या कितने तरीके के शेयर इशू कर सकती हैं? 2 तरीके के। पहला इक्विटी वाले शेयर और दूसरा जो है प्रेफरेंस वाले शेयर। क्लियर हो गया? दूसरा सेक्शन 47 क्या कहता है, ये पूछा गया था। सेक्शन 47, 47 और सेक्शन 55 ये दोनों पूछे गए थे एग्जाम में। ओके, तो देखिए सेक्शन 47 क्या कहता है कि अगर मान लो सेक्शन 47 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि अगर कोई कंपनी है उसने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं और उन्होंने पिछले 2 साल में अगर डिविडेंड इशू नहीं किए, तो जितनी भी मीटिंग होंगी, जितने भी रेजोल्यूशन पास होंगे, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, वोटिंग के राइट्स मिल जाते हैं। तो यही बोल रहा है, इफ डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन पेड फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर और मोर, 2 साल या 2 से अधिक साल तक डिविडेंड आपने नहीं पे किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनको अधिकार आ जाएगा वोट करने का। जितने भी रेजोल्यूशन जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखे जाएंगे, उन सब में अब वो वोट करेंगे। अगर ये चाहेंगे वोटिंग में पास करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर वो रेजोल्यूशन, वो मुद्दा कैंसिल हो जाएगा। फिर आया था सेक्शन 55। ठीक है, तो 47 क्लियर हो गया। 2 या 2 साल से अधिक अगर डिविडेंड नहीं पे किया गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उनको सभी मामलों में वोटिंग करने का अधिकार आ जाता है। सेक्शन 55 कहता है कि कंपनी जो लिमिटेड बाई शेयर होती है उसको पहली बात तो
ऐसे शेयर जो कि नॉन रिडीमेबल हैं उसे इशू करने से मना किया जाता है। क्या किया जाता है? मना किया जाता है। इट फर्दर स्टेट द इशू ऑफ इररिडीमेबल शेयर इज प्रोहिबिटेड। इररिडीमेबल यानी कि जिस शेयर को हम बाद में बेच ना सके, रिडीम ना कर सकें, वो मना है। ठीक है, सेक्शन 55 कहता है, 55 कहता है कंपनीज एक्ट का कि अगर जो है शेयर को हम रिडीम नहीं कर सकते हैं तो प्रोहिबिटेड है। प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है। ओके, आल्सो इट पुट एन आउटर लिमिट ऑफ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं वो रिडीमेबल 20 साल में हो जाने चाहिए। लेकिन अगर मान लो जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई जो है आप प्रेफरेंस शेयर लाए हैं तो उस केस में 20 ईयर से ज़्यादा समय के लिए भी आप जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। सेक्शन 47 और सेक्शन 55 दोनों के दोनों जून 2023 के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। ओके, तो देख लीजिएगा। हाइब्रिड फाइनेंस मैंने आपको समझा ही दिया था कि हाइब्रिड फाइनेंस क्या होता है। वारंट जरा सा देख लेते हैं। ओके, वारंट क्या होता है? वारंट देखिए, पहली चीज जो आपसे पूछा जा सकता है, वारंट डू नॉट कैरी एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट्स। ध्यान दीजिएगा, वारंट में ना तो आपको कोई डिविडेंड मिलेगा और ना ही आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओनली आफ्टर वारंट आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर देन ओनली द इन्वेस्टर गेट दीज राइट्स। एक बार जो आपका वारंट है उसको आपने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया, फिर आपको ये अधिकार मिल जाएंगे। अब आपको डिविडेंड भी मिलने लगेगा और अब आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के अधिकार ये होते हैं लेकिन वारंट होल्डर के ये अधिकार नहीं होते हैं। ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर द प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ द वारंट कन्वर्जन इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैन नॉट बी लेस देन ईदर। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बड़ी छोटी सी लाइन, मतलब ऐसे छोटी सी 2 लाइनों में लिखा हुआ है, पढ़ते समय भी ध्यान नहीं जाएगा लेकिन सवाल बनने के चांसेस हैं। तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो शेयर होल्डर हैं उनको बचाने के लिए क्या किया है कि हम वारंट का जो प्राइस डिसाइड करते हैं उसके लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, ये दोनों में से कोई एक, कैन नॉट बी लेस देन ईदर, इनमें से ईदर में से लेस नहीं हो सकता। कहने मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड शेयर कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द 6 मंथ प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट। जिस डेट को आप जो है वारंट इशू कर रहे हैं उस डेट से पिछले 6 महीने में उसके जैसे जो मतलब शेयर हैं वो अगर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं तो उसका वीकली हाई और लो ले लीजिए, उनका जो क्लोजिंग प्राइस है उसका वीकली लो और हाई ले लीजिए। ठीक है, तो उससे जो है पिछले 6 महीने का एक तरीके से एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, अब उस एवरेज से कम नहीं हो सकता है किसका, वारंट का प्राइस। पहला केस है। दूसरा केस है कि पूरे 6 महीने का ना कैलकुलेट करके सिर्फ 2 हफ्ते का कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए इसको कैलकुलेट करने से हमारा जो प्राइस निकल करके आता है 100 रुपये आता है और उसके बाद में दूसरे कैलकुलेट करने पर मान लो हमारा प्राइस आ जाता है 70 रुपये। ठीक है, तो इस केस में इनसे लेस नहीं होता, कैन नॉट बी लेस देन ईदर, इनमें से लेस नहीं हो सकता। इसका मतलब 70 रुपये और 100 रुपये, सबसे कम 70 रुपये हैं। अब तुम 70 रुपये से कम अपने वारंट का प्राइस नहीं फिक्स कर सकते। तो मुद्दा ये है कि यहाँ क्या है, 6 महीने, 6 महीने का और यहाँ 2 हफ्ते का है। ये जरा सा ध्यान रख करके एग्जाम में बैठेंगे, पूछा जा सकता है। फॉलोइंग वेरिएबल्स हैव इफेक्ट ऑन गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द वारंट एंड मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल। तो कौन कौन से वेरिएबल हैं जो कि प्रभावित करते हैं, मार्केट में वारंट का क्या प्राइस चल रहा है और साथ ही साथ में मिनिमम कितने रुपए उसका प्राइस होना चाहिए, इनके बीच में जो गैप है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें वजह होती हैं। पहला, फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है। रिमेनिंग टाइम बिफोर एक्सपायरेशन दूसरा फैक्टर है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, स्टॉक की वैल्यू क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है। ये फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं किस चीज़ को, वारंट के मार्केट प्राइस और उसके एक्सपेक्टेड प्राइस को। ठीक है, फिर आया आपका ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, ब्लैक स्कॉलेस मॉडल। ब्लैक स्कॉलेस मॉडल जो होता है वो ऑप्शंस के वैल्यूएशन के लिए यूज किया था। यही पूछा ही था कि ब्लैक स्कॉलेस मॉडल की सहायता से हम किस चीज़ की वैल्यूएशन करते हैं, ऑप्शंस की, उसके बाद में जो है स्वैप की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, और वारंट भी जो है एक तरीके से कॉल ऑप्शन होता है, इसलिए हम इसको यूज करके वारंट का भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस के वैल्यूएशन के लिए ब्लैक स्कॉलेस मॉडल आया हुआ है। अब चूंकि जो है वारंट जो है कॉल ऑप्शन जैसा होता है इसलिए हम वारंट का भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो 2 चीज़ों का, एक तो ऑप्शंस का वैल्यूएशन करने के लिए, दूसरा वारंट का वैल्यूएशन करने के लिए ब्लैक स्कॉलेस मॉडल यूज किया जाता है।
न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, वो मैंने डिस्कस किया हुआ अपने वीडियोज में। मेजनाइन फाइनेंसिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले जून 2023 के एग्जाम में, मेजनाइन फाइनेंसिंग आपसे पूछा गया था। दिस इज अनदर हाइब्रिड टाइप ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, तो ये भी हाइब्रिड फाइनेंसिंग ही है, डेट और इक्विटी दोनों चीज़ों को मिला करके बनी हुई है। इट गिव्स द लेंडर राइट टू कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मेजनाइन फाइनेंसिंग क्या करती है कि अगर मान लो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है तो उस केस में जो कर्जा है, जो लोन है, उसको आप जो है शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका अधिकार मेजनाइन फाइनेंसिंग देती है। ओके, मेजनाइन फाइनेंसिंग इज नॉर्मली फॉर रेजिंग फंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आर टू फाइनेंस एंड एक्विजिशन। मेजनाइन फाइनेंसिंग का प्रयोग नॉर्मली करते हैं हम किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए फंड अरेंज करने में, या जब किसी कंपनी को एक्विजिशन वगैरह करना है उस केस में करते हैं। मेजनाइन फाइनेंसिंग कैन गिव हायर रिटर्न टू इन्वेस्टर कंपेयर टू द नॉर्मल डेट इंस्ट्रूमेंट। अब जो नॉर्मल कर्जे वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे ज़्यादा रिटर्न जो है आप उम्मीद कर सकते हैं मेजनाइन फाइनेंसिंग अगर आपने इशू कर रखा है। हाउएवर फॉर द इशूइंग कंपनी इट कॉस्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। लेकिन जो कंपनी मेजनाइन फाइनेंसिंग को इशू करती है फ्रेंड, उसके लिए ये जो शेयर इशू करने से सस्ता पड़ता है। यानी कि अगर शेयर इशू किया जाए और मेजनाइन फाइनेंसिंग की जाए तो कौन सस्ता पड़ेगा, तो सस्ता पड़ेगा जो है मेजनाइन फाइनेंसिंग। ओके, देयरफॉर इट कैन बी कंसिडर एज वेरी एक्सपेंसिव डेट आर चीपर इक्विटी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मेजनाइन फाइनेंसिंग होती है वो महंगा कर्जा है लेकिन सस्ता जो है आपका शेयर होता है, ये इसकी खासियत होती है। क्वेश्चन पूछा गया था, मेजनाइन फाइनेंसिंग किस तरीके के डेट होते हैं, अनसिक्योर्ड डेट होते हैं। मेजनाइन फाइनेंसिंग अनसिक्योर्ड डेट होते हैं। अब अगर कोई चीज़ अनसिक्योर हो गई तो उसमें रिस्क बढ़ेगा और बदले में रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, है ना। बैंक अगर आपको बिना कुछ बंधक रखे अगर लोन देने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करे, क्योंकि भाई अगर तुम भाग गए तो वो करेगा क्या बैंक, इसलिए। ठीक है, तो मेजनाइन डेट जो है आपका अनसिक्योर्ड डेट होता है, इसलिए इसमें रिटर्न ज़्यादा आएगा नॉर्मल डेट के मुकाबले या सिक्योर्ड डेट के मुकाबले। इट मे बी स्ट्रक्चर्ड विद पार्सली फिक्स्ड और एंड पार्सली वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। जो मेजनाइन फाइनेंसिंग होती है उसको आप चाहें तो कुछ पोर्शन पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और कुछ पर जो है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लगाया जा सकता है। ओके, 1 करोड़ का लोन दिया है, अब उसमें क्या हुआ कि 50 लाख रुपए जो है उस पर हमने 8% फिक्स कर दिया और बाकी का कह दिया कि MCLR पर डिपेंड करेगा, जैसा MCLR घटे बढ़ेगा उस हिसाब से हम वेरी करवाते रहेंगे। ओके, इट टिपिकली मेच्योर्स इन मोर देन 5 ईयर। जो मेजनाइन फाइनेंसिंग होती है वो टिपिकली क्या करती है, मोर देन 5 ईयर में मेच्योर करती है। नोट मतलब ये ब्लैक स्कॉलर्स मॉडल और मेजनाइन फाइनेंसिंग दोनों के दोनों जून 2023 में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, फिर बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये जो है लास्ट चैप्टर होगा स्पैक के बारे में। देखिए स्पैक से पिछली बार जो है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पैक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी होती है स्पैक। ठीक है, तब इसमें मैंने पूरा चैप्टर आपको कवर किया है, फिर भी जो है कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, स्पैक में स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं। तो स्पैक में स्पॉन्सर होता है, इन्वेस्टर होते हैं और टारगेट कंपनी होती है। ओके, तो ये होते हैं। देखिए रिन्यू पावर नाम की एक इंडियन कंपनी थी और एक RMG एक्विजिशन कॉर्पोरेशन 2 के नाम से अमेरिका की कंपनी थी। RMG जो है एक स्पैक कंपनी थी, या इसे ब्लैंक चेक कंपनी भी कहा जा सकता है। स्पैक कंपनी को ब्लैंक चेक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए, हो सकता है कि स्पैक को जो है हम ब्लैंक चेक कंपनी कहते हैं। एंड दीज टू इंडियाज फर्स्ट स्पैक ओवरसीज लिस्टिंग ऑन नैस्डैक। तो हुआ क्या, जो रिन्यू पावर थी उसने स्पैक कंपनी जो ये थी RMG के साथ में टाई अप किया और अपने आप को लिस्ट करवा लिया कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक जो कि न्यूयॉर्क में ऑपरेट करता है वहाँ पर। ये पहली इंडिया की डील थी जिसमें स्पैक के थ्रू ओवरसीज लिस्टिंग की गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली डील थी। ओके, उसके बाद में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर कोई कंपनी जो है अपना ऑपरेशन जो है 1 साल के अंदर अंदर नहीं शुरू कर देती है तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है वो चाहे तो उस कंपनी को बंद कर सकता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये बात क्यों कही गई है वो समझिए, क्योंकि स्पैक को कई बार जो है समय लग जाता है। तो अगर समय लग जाता है तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है यदि वो चाहे 1 साल के अंदर वो ऑपरेशन अगर आप शुरू नहीं कर देती है, कोई कंपनी आपने रजिस्टर करवाई और उसने अपना काम 1 साल के अंदर नहीं स्टार्ट कर दिया, कब से, जिस डेट को वो इनकॉर्पोरेट हुई उस डेट से 1 साल के अंदर अगर नहीं किया तो ऐसी कंपनियों को क्लोज किया जा सकता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा। अब जैसे रिन्यू पावर जो है नैस्डैक पे जो है लिस्ट हुई थी, उसी तरीके से वीडियोकॉन D2H और ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी यात्रा ने भी जो है स्पैक डील करी हुई है। ठीक है, स्पैक नीड टू फाइंड अ टारगेट कंपनी विद इन
24 मंथ आर लेस। स्पैक जो होती हैं, है ना, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन जो कंपनीज होती हैं, उनको चाहिए कि वो टारगेट कंपनी जिनको उन्हें अक्वायर करना है उसको 24 महीने या उससे कम में ढूंढ करके अपना काम खत्म करें। स्पैक में जो स्टेक होल्डर होते हैं, स्पॉन्सर होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं और टारगेट होता है। ठीक है, स्पॉन्सर कौन होते हैं? जो स्पैक कंपनी को बनाते हैं। इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और टारगेट वो कंपनी जिसको हम एक्वायर करना चाहते हैं। स्पॉन्सर जो होते हैं, ये जो स्पॉन्सर जिसने इस स्पैक कंपनी को बनाया है, नॉर्मली हैव 20% ऑफ स्पैक स्टेक इन स्पैक फाउंडर शेयर इन एडिशन टू वारंट। तो इनकी एक खासियत होती है, जो स्पॉन्सर होते हैं उनके पास नॉर्मली 20% शेयर होता है उस कंपनी का जो स्पैक कंपनी इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि यही फाउंडर है, स्पॉन्सर जो है वो फाउंडर है, इसलिए 20% शेयर वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, वारंट के अलावा इनके पास 20% शेयर ऑलरेडी होता है, नॉर्मली कहा जा रहा है। स्पैक इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक चेक कंपनी। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि स्पैक को हम ब्लैंक चेक कंपनी के नाम से भी जानते हैं। डी स्पैक जो प्रोसेस होती है, बढ़ाया हुआ है मैंने, वहाँ पर बस केवल एक ये लाइन ध्यान रखिए कि 20% स्पॉन्सर के शेयर हो गए। ये वाले जो शेयर थे स्पैक बनाने की वजह से स्पॉन्सर के बाद 20% शेयर होते हैं, तो 20% स्पॉन्सर के शेयर और 37.5% पब्लिक शेयर की जरूरत होती है। अगर इतने लोग वोट कर दें तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ वोट के लिए 57.5% वोट चाहिए होता है। 20% स्पॉन्सर के हो गए, वो तो देंगे ही देंगे वोट किसी भी चीज़ के फेवर में, और 37.5% जो है जनता जो इन्वेस्टर है वो दे देगा, तो 57.5 पे मेजॉरिटी ऑफ वोट मिल जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, स्पैक डील्स आर कॉम्प्लेक्स एंड मस्ट बी एक्सपेक्टेड। स्पैक जो डील होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, पेचीदा होती हैं, और इन्हें टाइम लाइन के हिसाब से किया जाना जरूरी होता है। द टारगेट कंपनीज एंटरप्राइज वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन शुड रिप्रेजेंट एटलीस्ट 80% और मोर ऑफ ट्रस्ट टोटल एसेट। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ट्रस्ट के पास जितना भी एसेट है, मान लो 100 रुपये का एसेट है ट्रस्ट के पास में, तो जो कंपनी आप एक्वायर करने जा रहे हो, जो टारगेट कंपनी आपकी है, उसकी इंटरप्राइज वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से कम 80%। ट्रस्ट के पास सारा पैसा इकट्ठा रहता है, उसका कम से कम 80% यानी 80 रुपये जो है वैल्यू जिस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हो वो होनी चाहिए। अब सोचो कि एक कंपनी है जिसकी वैल्यू केवल 50 रुपये के बराबर है और ट्रस्ट के पास अगर 100 रुपये हैं, तो इस कंपनी को मत एक्वायर करिए। टारगेट कंपनी का जो इंटरप्राइज वैल्यू होनी चाहिए कम से कम जो है 80% होनी चाहिए, जो ट्रस्ट के पास टोटल एसेट है उसका। ओके, तो बस आई बिलीव जो है यहीं पर ही हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं 3 पार्ट आपको लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद वगैरह आता है तो फ्रेंड्स लाइक वगैरह करिए, है ना। हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। मेरे पास कोई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं वहाँ पैसे इन्वेस्ट करूँ। आप लोग जो बोलते हैं अपने दिल से, जो अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या अपने दोस्तों को बताते हैं, उसी की वजह से ही मेरा जो है ये पूरा प्रोग्राम चलता है। मैं उसके लिए जो है आप सभी का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।